नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। साथियों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक सरकारी नौकरी से नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा आप उस वीडियो को देखकर अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो के में आपको कुछ नई चीज़ भी देखने को मिलेगी। आप कृपया कमेंट करके बताइएगा कि वह नई भेंट आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है नेशनल सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट अर्थात NCSCM के द्वारा 104 परियोजना सहयोगी, परियोजना वैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, MTS अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ तथा अन्य पदों के लिए वर्ष 2022 में आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 1/2022। पद का नाम है परियोजना सहयोगी, परियोजना वैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, MTS एवं अन्य, ये पद के नाम हैं। कुल पदों की संख्या 104 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो बेसिक की शुरुआत 15,000 से होगा, जो बढ़कर 67,000 तक हो जाएगा। इसके अलावा आपको अनुमेय जो भाते हैं वो भी आपको मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा पास का डिग्री, डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आपसे अनुरोध है कि इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी या संस्थान चेन्नई में अवस्थित है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है, इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://www.ncscm.res.in, ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से अध्ययन भी कर लीजिए। अपने को संतुष्ट और योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर के माध्यम से होगा। आपको रिटन परीक्षा देना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 फरवरी 2022। इसके पहले आप इस फॉर्म को अवश्य भर दीजिए। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा 219 सिविल जज के रिक्तियों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे इसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है RC/0719/2022। पद का नाम है सिविल जज। कुल पदों की संख्या है 219। वेतनमान, आपकी पोस्टिंग अगर इन पदों पर होती है, इस पद पर होती है, तो आपको शुरुआत में बेसिक 27,700 रहने वाला है, जो बढ़कर 44,000
850 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके अनुमेय भाते हैं वो भी इसमें जुट कर आपके वेतन काफ़ी अच्छे मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपके पास LLB स्नातक डिग्री होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक के पश्चात LLB की डिग्री मिलती है। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी गुजरात से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर गुजरात राज्य में ही प्राप्त होगा तथा आप कार्य करते करते गुजरात राज्य का अच्छी तरह से आनंद उठा पाएंगे। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SEBC अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन अर्थात विकलांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि सामान्य आवेदक के लिए 1500 रुपया है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://gujarathighcourt.nic.in, ये वेबसाइट का पता है। इस पर आप विस्तार से जाकर इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज के सत्यापन अर्थात डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी बाद में होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। जो इस दोनों में पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे देख लेते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि प्रारंभिक तिथि है, अर्थात शुरुआत हो गई है 3 फरवरी 2022 से, और जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 2 मार्च 2022 तक। भुगतान शुल्क करने की अंतिम तिथि भी रहेगी 2 मार्च 2022 तक। प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि रहेगी 15 मई 2022 को। PT का एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, जो संभवतः मल्टीपल चॉइस प्रश्न ही होंगे। अभी प्रायः लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा होगा 17 जुलाई 2022 को। इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो होगा 17 जुलाई 2022 को। मौखिक परीक्षा होगा, मौखिक साक्षात्कार होगा 9 अक्टूबर 2022 को। तो साथियों, ये रहा दूसरा वैकेंसी। अब देख लेते हैं तीसरे वैकेंसी के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS के द्वारा। 5 लेखाकार, वरिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पद का नाम हो गया लेखाकार, वरिष्ठ अनुसंधान वैज्ञानिक, मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं अन्य। कुल पदों की संख्या है 5 ही है। आगे देख लेते हैं वेतनमान। वेतनमान की शुरुआत 20,000 से होगी, जो बेसिक होगा, जो बढ़कर 80,000 प्रतिमाह हो जाएगा। इसके अलावा आपको जितने भी भाता है, महंगाई भाता, हाउस रेंट, चिल्ड्रेन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अन्य भाता जो आपके लिए अनुमेय है, वह मिलेगा। इस प्रकार इसमें बहुत ही अच्छी आपको सैलरी मिलने वाली है। आगे देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। आवेदक के पास 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर अर्थात PG और MPhil और PhD की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आपसे आग्रह है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर अपने योग्यता के अनुसार अपने उस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी पोस्टिंग, आपका चयन इन पदों के लिए होता है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र राज्य में ही प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://www.iipsindia.ac.in
www.tnsk.ac.in इस पर जाकर अब इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने पर और योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन केवल इंटरव्यू होगा, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। साक्षात्कार की तिथि केवल इंटरव्यू होने वाला है जो 16 फरवरी 2022 को होगा। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। आगे देख लेते हैं चौथी वैकेंसी निकली है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDC के द्वारा 27 कार्यकारी के पद के लिए सरकारी नौकरी हेतु आवेदन पत्र निकला है 2022 में। विज्ञापन संख्या है इसके लिए 1/2022। पद का नाम है कार्यकारी। कुल पदों की संख्या है 27 है। मेरा यह अनुमान है कि जहाँ कम पद रहते हैं वहाँ चयन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर कम लोग भरते हैं। इसलिए अगर आप भरते हैं और तैयारी करते हैं तो आपका चयन होने का ज़्यादा संभावना रहता है। वेतनमान प्रति माह 60,000 रुपया वेतनमान मिलेगा या बेसिक होगा। इसके अलावा आपको कुछ अन्य जो अनुमेय भाते हैं, अलाउंसेस हैं, वह भी आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको काफ़ी अच्छा वेतन यहाँ से मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता में BE है, BTech है, BSc स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए आवेदक की। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में मिलेगा। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी काम कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य OBC कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपया 600, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग कोटि के आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार THDC के आधिकारिक वेबसाइट https://thdc.co.in के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की शुरुआत हो गई है भरने की 2 फरवरी 2022 से, जिसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 25 फरवरी 2022। चयन की प्रक्रिया, चयन रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, उसके पश्चात इंटरव्यू होगा, उसके पश्चात आपका चयन होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 2 फरवरी 2022 से। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 25 फरवरी 2022। आप इसके अंतिम तिथि के पहले अवश्य भर दीजिए फॉर्म को। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 फरवरी 2022। आगे देख लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड NNSB के द्वारा 29 शाखा प्रबंधक अधिकारी और अन्य पद के लिए जब ये आमंत्रित हुआ है, इसके लिए फॉर्म निकला हुआ है 2022 में। इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पद का नाम है शाखा प्रबंधक अधिकारी तथा अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 29 है। वेतनमान इस बैंक के नियमानुसार मिलेगा आपको। शैक्षणिक योग्यता आपके पास स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का आपको स्थान महाराष्ट्र में प्राप्त होगा, मुंबई में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपको 1000 रुपया देना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। किसी भी हालत में इसे लौटाया नहीं जाएगा। चाहे परीक्षा भी या वैकेंसी रद्द हो जाए, फिर भी आपको यह शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2022 को शाम 5:30 तक। साथियों, 5वीं वैकेंसी निकली हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा 22 लाइब्रेरियन
सहायक अभियंता, अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ सहायक और अन्य पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। आगे देख लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है AUD/02/HR/2022। यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है लाइब्रेरियन, सहायक अभियंता, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं अन्य। पद की संख्या 22 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान में के रूप में 7वें वेतन आयोग के स्तर 2 से लेकर स्तर 14 के बीच वेतन का निर्धारण होने वाला है। इसी प्रकार आपको इस स्तर में लेवल 2 से लेकर 14 के बीच में आपका वेतन फिक्सेशन होगा। आगे देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास 10+2 इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षणिक योग्यता के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। आपके पास अगर यह शैक्षणिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। आयु सीमा, आवेदक का न्यूनतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 62 वर्ष तक हो सकती है। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी दिल्ली से निकली हुई है, अतः आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आगे देख लेते हैं। आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://aud.ac.in। इस पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं तथा इस पर आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया कैसी होगी। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्रायः आजकल मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जिसे पास करना काफ़ी ही आसान है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन भरने की शुरुआत हो गई है 1 फरवरी 2022 से तथा ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 21 फरवरी 2022। आगे देख लेते हैं। छठी वैकेंसी निकली हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड डिब्रूगढ़ असम के द्वारा 62 ग्रेड वी पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके बारे में आगे विस्तार से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या इसके लिए है HRAQ/REC-WP-B/2022-36। यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है ग्रेड वी। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 62 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान में अगर आपकी पोस्टिंग इस पद पर होती है तो आपको बेसिक की शुरुआत 26,600 से होगी, जो बढ़कर 1,27,000 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो अलाउंसेज हैं वो भी दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास 10+2 इंटरमीडिएट की डिग्री तथा डिप्लोमा तथा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपसे आग्रह है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर शैक्षिक योग्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को योग्य एवं संतुष्ट पाने पर ही इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क, सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। सामान्य और ओबीसी के लिए 200 रुपया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। इनके लिए शुल्क, आवेदन शुल्क माफ़ है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी डिब्रूगढ़ से निकली हुई है, इसलिए कार्य करने का आपको
सुअवसर डिब्रूगढ़ में प्राप्त होगा, जो असम में स्थित है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इस IOL के आधिकारिक वेबसाइट https://www.oil-india.com ये वेबसाइट है के माध्यम से 26 जनवरी से आप 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 26 जनवरी से इसे भरने की शुरुआत हो गई है। आगे देख लेते हैं। चयन का प्रक्रिया केवल से चयन जो है इंटरव्यू पर होगा, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है ऑलरेडी 26 जनवरी 2022 से, तथा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 फरवरी 2022। तो साथियों, मुझे आशा है कि ये 6 वैकेंसी आपको पसंद आया होगा। या 7वीं वैकेंसी भी देख लेते हैं। 7वीं वैकेंसी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CGPEB के द्वारा निकला हुआ है। कार्यालय प्रबंध संचालन छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड रायपुर द्वारा निकला हुआ है। 168 मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की ही वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या इसके लिए क्या है? ये विज्ञापन संख्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पूरा इतना बड़ा विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक, यह पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 168 है। वेतनमान मंडी निरीक्षक के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार इसका वेतन का निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 28,700 से होगी, जो बढ़कर 91,300 तक हो जाएगी। जबकि उप निरीक्षक का बेसिक की शुरुआत 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 25,300 से होगी, जो बढ़कर 80,500 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपके जितने भी भत्ते हैं, DA जिसे महंगाई भत्ता बोला जाता है, हाउस रेंट घर भत्ता, चिल्ड्रन अलाउंस बच्चों को पढ़ने के लिए अलाउंस मिलता है, तथा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, ये सब भी इसमें मिलेंगे। इस प्रकार आपको काफ़ी अच्छा वेतन यहाँ से मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता आवेदक के पास मात्र स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 350 रुपया देना होगा, जबकि OBC कोटि के लिए 250 रुपया देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन कोटि के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://vyapam.cgstate.gov.in यह वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं, तथा शैक्षिक योग्यता के बारे में तथा परीक्षा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, उम्मीदवार का चयन केवल इंटरव्यू पर होगा, कोई रिटन एग्जाम यहाँ नहीं होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 18 मार्च से यह आवेदन करना शुरू होगा और इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 4 अप्रैल 2021। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि रहेगी 5 अप्रैल 22 होना चाहिए, यहाँ पर 22 रहेगा, यहाँ पर भी 22। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रहेगी 19 अप्रैल 2022। परीक्षा की तिथि रहेगी 29 अप्रैल 2022। अब आगे देख लेते हैं साथियों। कुछ आपके लिए आज मैं नया सामान्य अध्ययन से संबंधित स्टडी मटेरियल लाया हूं, तो इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गायत्री मंत्र का पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में।
दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? इसका सही उत्तर है उषा मेहता ने। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? पारा होता है, जिसे मरकरी कहा जाता है, जिसे सब कोई जानते भी हैं। बिजली के हीटर में किस धातु का तार लगा होता है, बना होता है? यह नाइक्रोम का बना होता है। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? सोडियम है। सोडियम अगर ओरिजिनल सोडियम है उसे पानी में डालेंगे तो आग लग जाएगी। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग इसलिए हरा होता है कि इसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन गैस मिलाते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया जो हैं वह मर जाएं। बैक्टीरिया और विषाणु वायरस जो भी हैं मर जाए, इसके लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है IUCN के द्वारा। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि रेड डेटा बुक में क्या रहता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे देख लेते हैं, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही उत्तर है आर्गन। आर्गन इसलिए भरी जाती है कि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, इसको भरने से बल्ब के अंदर कोई आग लगने की डर नहीं होती है, इसलिए आर्गन गैस भरा जाता है। एक निष्क्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? सब कोई जानता है कि पानी का फुल फॉर्म है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल तथा ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल होते हैं। दोनों गैस जुटने के बाद पानी का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? इसका सही है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड सूंघने से आदमी को हंसी आने लगती है। इसका कारण यह है कि आदमी के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे आदमी अपने मस्तिष्क का बैलेंस, अपना सेंसेटिव बैलेंस खोने लगता है और हंसने लगता है। आगे देख लेते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का वाणिज्यिक मुख्यालय कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वाणिज्यिक मुख्यालय नोएडा में है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस ग्रह को रेड स्टार लाल तारा कहा जाता है? इसे सभी जानते हैं, मंगल ग्रह है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार या शाम का तारा कहा जाता है? इसे सभी जानते हैं, शुक्र ग्रह को। आगे देख लेते हैं, डोनाल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है फुटबॉल से। आगे देख लेते हैं, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला कौन सी गैस होती है? इसमें हाइड्रोजन और एसिटिलीन के मिक्सर को प्रायः आप देखे होंगे कि 2 सिलेंडर का यूज होता है वेल्डिंग के समय। तो यह दोनों गैस रहते हैं, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, दोनों को मिक्स किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये सबको मालूम है, 206 हड्डियां होती है। देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? यह सबको मालूम है, एस्बेस्टस है। बर्फ पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का सापेक्षिक घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl, जिसका केमिकल फार्मूला है। सबसे जहरीला पदार्थ कौन होता है? रेडियम। रेडियम जो है सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ है। यह घड़ी में, पहले के घड़ी में चमकने के लिए, रात के समय चमकने के लिए रेडियम का प्रयोग किया जाता था। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनते हैं? तो तांबा और जस्ता मिला देंगे तो पीतल बन जाएगा। सबसे कठोर कौन सी धातु होती है? सबसे कठोर हीरा होता है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? इसका सही उत्तर है नाइट्रिक एसिड, N2O, जिसका नाइट्रिक एसिड रहता है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? क्लोरीन गैस नहीं है वायुमंडल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, लेकिन क्लोरीन नहीं है। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? एल्युमिनियम और निकेल को मिला देने से चुंबक बन जाएगा।
कौन सा पदार्थ जो हमारे देश में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा? यह है अभ्रक। अभ्रक का खान झारखंड के कोडरमा में स्थित है, जहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का अभ्रक का उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसका सही उत्तर है गंडक नदी पर। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? रेडियम। रेडियम जो रात में चमकता है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर अत्यधिक ठंडी जलवायु है, काफ़ी ठंडी पड़ती है, इसके लिए फेमस है ये। 1857 का विद्रोह क्या है? ये विद्रोह था जो भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था। भारत को स्वतंत्रता कराने की यह पहली शुरुआत थी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा वृत्त है, जो बीच पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। करीब 600 के आसपास रियासत थे जो अलग अलग बटे थे। वहाँ का शासन अलग अलग शासक करते थे। तो इस सभी रियासतों को मिलाने का श्रेय 1-2 छोड़कर, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर, 3 रियासतें इसको छोड़कर, प्राय सभी को एक में मिलाने का और संगठित भारत बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसीलिए भारत का लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल सेल स्मारक किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? यह कन्याकुमारी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह स्वामी विवेकानंद स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं J.A. स्पियर्स। मौत से तुम का संबंध किससे है? इसे प्राय सबको जानते हैं, चीन से है इसका संबंध। इनका जालियांवाला बाग किस शहर में है? यह अमृतसर में है। यहाँ पर जालियांवाला बाग घटना हुई थी। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? यह हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। आगे देख लेते हैं प्रश्न 41। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जिसे सभी कोई जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पर सबसे पहले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो निरंजना नदी के पास में हुआ था, पीपल के वृक्ष पर के पास। 44 प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापन कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, जिसने शेरशाह बनवाया था। जीटी रोड बनाने का श्रेय शेरशाह को जाता है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। वहाँ पर साक्षरता बहुत ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 सितंबर को प्रत्येक साल। संगम साहित्य का विषय वस्तु क्या है? इसका सही उत्तर है प्रेम और युद्ध। और आप कमेंट करके बताइए कि संगम सम्मेलन किस शासक के काल में हुआ था? सबसे आयोजित करने वाले वो शासक कौन थे? तो साथियों, ये रहा 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें कुछ आसान भी हैं जिसे आप जानते भी हैं, और थोड़ा कुछ भारी भी हैं जिसे आप याद कर लीजिए, ताकि किसी परीक्षा में यह पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से इसको बना कर आएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें। साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। यदि आप यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार संबंधियों तथा बेरोजगार भाई बहनों में अवश्य शेयर कीजिए। जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। तथा यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। अगर चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी एवं संबंधी, बेरोजगार भाई बहन भी सरकारी नौकरी
इस कोरोना काल में पा सकें, तो आप उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने को कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाने को कहिए, ताकि जब भी इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल जाए, आप इस वीडियो को देखकर आप सबसे पहले नौकरी पा सकें। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर इतने लंबे वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं तथा एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या नया मिला, और आप यह भी कमेंट कीजिए कि आप किस राज्य में रहते हैं तथा आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस तरह की सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी या और वीडियो चाहते हैं। मैं उस पर निश्चित रूप से वीडियो बनाऊंगा, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरह की सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो चाहिए तथा किस तरह की स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं उस पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, आप सबको फिर से मैं धन्यवाद देता हूं।